करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। जैक ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल परीक्षार्थी 2,12,721 रहे। परीक्षा में शामिल हुए 2,11,095 छात्र। परीक्षा में पास हुए छात्रों की संख्या 2,02,962। 1,07,694 परीक्षार्थी जो थे वो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। 91,317 सेकंड डिवीजन से पास हुए। 3,947 तृतीय श्रेणी से पास हुए। तो जैक ने जारी रिजल्ट किया है। 12वीं का ये रिजल्ट जारी हो चुका है। कुल परीक्षार्थी 2,12,721। परीक्षा में जो परीक्षार्थी शामिल हुए थे उनकी संख्या है 2,11,095। परीक्षा में पास हुए छात्रों की संख्या है 2,02,962। 1,07,694 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। 91,317 सेकंड डिवीजन से। 3,947 तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। उन्होंने अच्छा किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 3% सभी संकायों में बढ़ोतरी हुई है, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो। जैसे कॉमर्स में मेरे ख्याल से 91 से 95% पहुंच गया है ना। कॉमर्स में 93% है। साइंस में 2-3% वृद्धि होकर पहले 89% हुआ करता था, अब वो 79% हुआ करता था, अब 82.9% हो गया है। और आर्ट संकाय में छोटी कुमारी ने टॉप किया है। छोटी कुमारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। छोटी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको ये बड़ा कारनामा करने के लिए। थैंक यू सर। ये जो आपने आर्ट संकाय में टॉप किया है, सबसे पहले आपका अनुभव, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, परिवार वाले कितने खुश हैं? सर हम रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन डेली करते थे। और मेरे घर वाले का भी पूरा साथ था। वो हमको पूरा सपोर्ट करते थे। अब जो आपने ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आर्ट संकाय में पूरे प्रदेश में टॉप किया है, उसके बाद परिवार वाले कितने खुश हैं? सर सभी लोग बहुत खुश हैं और वो सभी मेरे घर वाले जो हैं वो बहुत खुश हैं, मेरे टीचर्स भी। सिर्फ आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, इसके अलावा भी कोई कोचिंग लेते थे? नहीं जी नहीं सर, हम बस स्कूल में पढ़ते थे और अपना घर में सेल्फ स्टडी करते थे। हम ट्यूशन नहीं जाते थे। स्कूल में जो क्लासेस चलती थी उसके अलावा आप कितने घंटे घर पर पढ़ते थे? और आपका जो शेड्यूल था घर पर, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं, वो क्या था? सर हम सुबह के टाइम 2 घंटे और शाम के टाइम 3 घंटे पढ़ते थे। आइए सर, बैठिए। सुबह के टाइम 2 घंटे और शाम के टाइम 3 घंटे, कुल मिलाकर आप 5 घंटे पढ़ाई करते थे। और इसके अलावा स्कूल कोचिंग आपने नहीं ली। परिवार वाले आपकी इस सफलता पर बेहद खुश हैं। आपके जो परिजन हैं, कौन आपके आइडियल रहे, किसको देखकर ये पढ़ाई का जज्बा आपके अंदर आया? सर हमारे टीचर्स भी थे और घर के बड़े भी थे जो मुझे सपोर्ट करते थे और पढ़ने के लिए मुझे कहते थे। छोटी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना अनुभव साझा किया। आपको इस सफलता के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को समय दिया। आर्ट संकाय की टॉपर छोटी कुमारी हमारे साथ थी, जिन्होंने बताया कि वो 5 घंटे स्कूल टाइम के अलावा, स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उसके अलावा 5 घंटे घर पर पढ़ाई करती थी। इसके अलावा उन्होंने ना कोई कोचिंग ली, ना किसी और से किसी तरह की क्लासेस ली, और पहला स्थान उन्होंने आर्ट संकाय में ये प्राप्त किया है। और रांची के डोरंडा कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉलेज के गेट के बाहर बड़ी संख्या में स्थायी शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ राज्य के विश्वविद्यालय के कॉलेज में क्लस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई का विरोध किया। शिक्षकों की माने तो क्लस्टर सिस्टम के तहत अब कॉलेज में सिर्फ साइंस की पढ़ाई होगी, जबकि दूसरे विषय आर्ट, कॉमर्स और वोकेशनल
कॉमर्स की पढ़ाई बंद हो गई है। शिक्षकों ने बताया कि इस सिस्टम के लागू होने से कॉलेज में नॉन साइंस टीचर्स और दूसरे विषयों के छात्रों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब क्लस्टर पढ़ाई की बात सामने आ रही है और इसी को लेकर इस क्लस्टर पढ़ाई के विरोध में आप देख सकते हैं कि रांची के डोंडा कॉलेज के बाहर तमाम जो अस्थायी शिक्षक हैं और यहाँ पर नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं वो तमाम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग ये जो क्लस्टर की नई पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है उसका विरोध किया जा रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि डोंडा कॉलेज में अब सिर्फ साइंस की ही पढ़ाई होगी, कॉमर्स या फिर आपको आर्ट्स की पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे में यहाँ पर स्थायी शिक्षक हम उनसे जानेंगे जो कॉन्सेप्ट आया क्लस्टर का, उसका विरोध क्यों? इसका कॉन्सेप्ट का विरोध इसलिए है क्योंकि यह एनईपी के जस्ट ऑपोजिट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि छात्रों को विभिन्न सब्जेक्टों को विषयों को पढ़ने की आज़ादी है और जब आप सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं एक विषय की पढ़ाई एक विभाग में होगी तो इससे छात्रों को बहुत ही नुकसान होगा, उनको आने जाने में बहुत असुविधा होगी। आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स सब मिला के 22 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी एनईपी 2020 अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जैसे साइंस के बच्चे हैं उनको आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ना, कॉमर्स का भी है, कॉमर्स के है तो उनको आर्ट्स एंड साइंस का पढ़ना है, आर्ट्स के बच्चे हैं तो उसको साइंस एंड कॉमर्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ना। तो एक जगह बच्चों को एक कॉलेज में ये सारी फैसिलिटी मिल जा रही थी, लेकिन जो अभी क्लस्टर सिस्टम अप्लाई हुआ है वो एनईपी 2020 के एकदम विरुद्ध है। तमाम जो सत्र चल रहा है उसी में जो बात सामने आ रही है कि नए क्लस्टर के तहत पढ़ाई होगी और यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि जो अस्थायी जो शिक्षक हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो है क्लस्टर सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, जो कि डोंडा कॉलेज में बड़ी संख्या में साइंस से अलग कॉमर्स, आर्ट्स या वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। ऐसे में लोगों को डर है कि जो इनके छात्र हैं, इन विषयों के छात्र हैं, वो वास्तव में जाएंगे तो कहाँ। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर सरायकेला से, जहां बिजली करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। चांडिल के पास कुड्डू में हाथी की मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हाथियों ने एक सप्ताह पहले 4 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद हाथियों से बचने के लिए लोगों ने बिजली के तार लगाए, जिसकी चपेट में आने से हाथी की मौत होने की आशंका जताई जा रही। हालांकि अभी स्पष्ट कारण सामने नहीं आए। तो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। करंट लगने से इस हाथी की मौत हुई है, जिसको देखने के लिए स्थानीय लोग इकट्ठा हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 4 लोगों की हाथियों ने कुचलकर मौत कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने बिजली के तार लगाए, जिसकी चपेट में आने से इस हाथी की मौत हो गई। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां के सिटी थाना क्षेत्र में देर रात 2 चोर शॉपिंग सेंटर की एक दुकान में ताला तोड़कर घुसे और फिर वहां से चोरी करके फरार हो गए। कुछ देर बाद उसी दुकान में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तब तक 2 दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थीं। घटना का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें चोर पहले चोरी करते नजर आए और फिर दुकान में आग लगाते दिखे हैं। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हम तो घर में सो रहे थे तो वही बगल के दुकानदार हमारे वो बीच में हमको फ़ोन किए कि दुकान में आग लग गई है। तो हम तुरंत आए हैं, यहाँ देखे हैं कि पुलिस 2 गाड़ी टाइगर मोबाइल वगैरह सब पहुँचे हुए थे। फिर वही लोग अग्नि मिशन को फ़ोन करके बुलाए हैं, तो वही आग बुझाया गया है। तो उस समय तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आग लगा नहीं लगा। तो हमारे भाई साहब का एक दुकान है यहाँ, तो उनका सीसी कैमरा में चेक किए हैं, देखे हैं तो 2 लड़का इसमें ताला तोड़ के घुसते हुए उसमें सीसी कैमरा में कैद हुआ है। खबर रांची से, जहां टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में एसपी ने बताया कि मृतक कमलेश का आरोपी अंकिता देवी से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके बाद कमलेश की दूसरी लड़की से शादी हो गई और यही शादी की बात अंकिता को नागवार गुजरी और उसने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पहले आरोपी अंकिता ने कमलेश को घर बुलाया और उसे जमकर शराब पिलाई। फिर अंकिता ने पति के साथ मिलकर कमलेश की गला दबाकर हत्या कर दी।
जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य हैं उनका सत्यापन किया गया। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान की गई जिसका नाम था कमलेश कुमार, जो कि परमानेंटली रहने वाला नवादा का है, बट हाल ही में अनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं पे रह रहा था। उसके बाद जितने भी एविडेंसेज हम लोगों ने एग्जामिन किए, उसके बाद 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया, जिनके नाम हैं शिवनाथ कुमार सिंह, अंगिता देवी, साहिल रजा। रामगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कुजू ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। मौके से पुलिस ने 30 कार्टन में लगभग 140 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। मौके से पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। हमारी कल 18 ब्रांड से लगभग 140 लीटर शराब बरामद किया, अवैध शराब बरामद किया गया है और कुल 30 बोतल में ये शराब है, जिसे जब्त करके अभी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी के ऊपर युवक चढ़ा। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी खड़ी थी। हाई टेंशन तार की चपेट में युवक आया। बिजली की चपेट में आने से झुलस गया। घायल का MGM अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी मालगाड़ी पर यह युवक चढ़ा। जमशेदपुर से खबर है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यह मालगाड़ी खड़ी थी। वो शख्स इस समय इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह मालगाड़ी खड़ी हुई थी। चपेट में यह युवक आया है। बिजली की चपेट में आने से झुलस गया और ये तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। यह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह जो मालगाड़ी खड़ी है, इस मालगाड़ी पर यह शख्स चढ़ा। ये देखिए, यह शख्स मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हाई टेंशन तार ऊपर से गुजर रहे हैं। उनकी चपेट में आने से इसको करंट लगा और अब MGM अस्पताल में इसका इलाज जारी है। यह हाई टेंशन तार की चपेट में आया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह मालगाड़ी खड़ी हुई थी, टाटानगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और उस मालगाड़ी पर यह शख्स चढ़ा। जब हाई टेंशन तार की चपेट में आया तो फिर करंट लगा और अब MGM अस्पताल में इसका इलाज जारी है। खबर गोड्डा से, जहां जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राजा भीठा थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से थी, जिससे पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और अस्पताल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि प्रसव के दौरान लापरवाही बरती गई और बिना पर्याप्त सुविधा और योग्य डॉक्टर के ऑपरेशन किया गया। घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं, आखिर बिना लाइसेंस या आवश्यक मानकों के ऐसा क्लिनिक कैसे चल रहा था और इसे लाइसेंस कहां से मिला? क्या संबंधित विभाग ने कभी इसकी जांच भी की? देखिए, लहास रखा हुआ था यहाँ पे और दरवाजा बंद था और लहास रखा हुआ था। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके? वो मेरा दोस्त है। हम लोग गाँव घर में भाभी है। हाँ। मतलब यहाँ पे डिलीवरी का मामला था क्या? हाँ, डिलीवरी का मामला था। तो मतलब बच्चा सुरक्षित है कि वो उसका बच्चा सुरक्षित है, उसका मम्मी नहीं है। आदिम जनजाति पहाड़िया को जो है शोषण होते जा रहा है। आज जो हमारे यहाँ घटना हो चुकी है, इस पर कोई जो है आगे का प्रक्रिया कुछ हमारे साथ में नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग सभी आदिम जनजाति पहाड़िया मिलकर अपना मांगों को लेकर जो कि मुआवजा इनको दिया जाए, ताकि इसीलिए हम लोग रोड को जाम किए हुए हैं। और अभी DC साहब हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोग एक अलग से और गठन करेंगे टीम का, और जो भी अवैध क्लिनिक चल रहे हैं उनको सील करने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद महागठबंधन की अगली परीक्षा झारखंड में ही होनी है। अगले महीने जून में झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें महागठबंधन के तहत कांग्रेस की ओर से भी एक सीट पर लगातार दावा किया जा रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि महागठबंधन में सहभागी के तौर पर कांग्रेस एक सीट जरूर चाहेगी, हालांकि इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान ही करेगा। बंगाल चुनाव के परिणाम पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सीधे SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया।
पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम सामने आने के बाद महागठबंधन को एकजुट करने, मजबूत करने की कोशिशों वाले बयान आने तेज हो गए हैं। ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है कि भाई महागठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे साथ इस समय झारखंड की तेज तर्रार कांग्रेस कोटे की मंत्री हैं शिल्पी निहात्रिकी जी। हम सीधे जानेंगे कि बंगाल चुनाव का जो परिणाम आया है, उस परिणाम के बाद जो पहला टेस्ट अब होना है वो झारखंड में ही होना है अगले महीने जून में, जो राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव है। तो ऐसे में महागठबंधन की मजबूती के लिए 1 सीटों की डिमांड जो है कांग्रेस की ओर से की जाएगी। पहले बात तो हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, पूरे इस चुनाव में जो सभी राज्यों में जो चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव खासकर कि बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा आया है, क्योंकि जिस तरह से अनान फनान प्रक्रिया में SIR को किया गया, मुझे लगता है इस पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि अगला SIR आपका झारखंड में होने वाला है। बंगाल चुनाव के बाद पहला टेस्ट महागठबंधन का झारखंड में ही होना है। देखिए, इसमें निर्णय आलाकमान लेगी, मगर निश्चित रूप से क्योंकि गठबंधन है, आपसी समन्वय के साथ, आपसी भागीदारी के साथ सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से 1 सीट में यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी है वो भी अपना पक्ष चाहेगी, वो भी अपना एक स्थान चाहेगी। तो मुझे लगता है ये हमारी व्यक्तिगत सोच है, मगर जो निर्णय होना है वो आलाकमान स्तर से होना है। तो शिल्पी जी लगातार मुद्दों को लेकर पहले भी जवाब देने में आगे रही हैं। इस बार भी बता रही हैं कि बंगाल चुनाव के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, SIR पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो 2 सीटें झारखंड की है, जून में चुनाव होना है, उस पर कह रही है कि कांग्रेस आलाकमान जो है इन मुद्दों को रखेगा, लेकिन अगर कांग्रेस को 1 सीट दी जाती है तो महागठबंधन के लिए यह बेहतर होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड पेशवी घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए घोटाला किया है। राज्य सरकार ने SIT का गठन कर वित्त विभाग की जांच की जा रही है। आखिर इस टीम में कौन लोग शामिल हैं? वहीं जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, पेशवी घोटाले की CBI जांच होनी चाहिए। स्कैम है वो 10,000 करोड़ का घोटाला है। और देखिए, ये घोटाला आप लोगों के माध्यम से आज झारखंड की जनता जानती है, देश की जनता भी जानती है, और ये एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे तथ्यों के जरिए, पत्रों के जरिए, कि किस तरीके से झारखंड सरकार 10,000 करोड़ के इस मदर ऑफ ऑल स्कैम घोटाले का दफनाने में पूरे तरीके से लगी हुई है, सुनियोजित तरीके से दफना रही है। किस तरीके से उन्हीं लोगों को रखा गया है जो कहीं ना कहीं इस घोटाले में जिनका खुद की भूमिका जो है वो बहुत संदिग्ध है। और राजधानी रांची की सड़कों पर हाल बहुत बुरा बनता जा रहा है। रांची के मुख्य सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। कभी पानी की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर तो कभी बिजली के तार बिछाने के नाम पर अच्छी खासी सड़क को खोदकर छोड़ दिया जाता है। ये गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां रेंगने और हिचकोले खाने को मजबूर हैं। गड्ढों की वजह से शहर में जाम लग जाता है। बारिश में जल भराव होता है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा, गाड़ी खराब भी होती है, इस समय एक्सीडेंट भी होने का चांस है। रांची नगर निगम में बहुत सारे जगहों पे कोई अन्य एजेंसियां भी काम करती है, RCD हैं, कुछ दूरसंचार विभाग है, या बहुत सारे विभाग है जो काम कर रही है। गेल अभी काम कर रही है पाइप बिछाने का काम। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि उनके द्वारा खोद दिया जाता है गड्ढा, उसके बाद भरा नहीं जाता। तो हम लोगों ने लेटर उनके साथ बैठक भी की है, लेटर द्वारा भी उनको सूचित किया है। इंस्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी अगर हम लोग को ये प्रतीत होता है कि नहीं, गड्ढा को भरना है, तो हमारी इंजीनियरिंग टीम भी उस पर कार्रवाई कर रही है। बेमौसम बरसात ने हजारीबाग की सड़कों की पोल खोल दी है। हल्की बारिश और वार्ड संख्या 18 के ओकनी रोड में जल भराव हो गया। जल भराव से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नालियों की सालों से सफाई नहीं हुई, जिससे कचरे ने नालियों को जाम कर दिया है। लगातार बारिश होने से पानी दुकानों और घरों में घुस रहा है। गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने महापौर और पार्षद मौके पर पहुंचे और नालियों की साफ सफाई करवाई। है यहाँ बहुत सारी दिक्कत होता है आने जाने में। अभी बरसात भी नहीं हुआ है, जो यहाँ पूरा पानी जम गया है, बहुत दिक्कत होता है। हमको यही रास्ता आने जाते हैं। कम से कम 3-4 साल से ये समस्या है, लगातार हो रही है, और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। और नाली जो है हर एक महीना में जो है
क्लियरेंस होते रहे तो कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत पहले से ही 10 वर्षों से ये नाली का सफाई नहीं हुआ। जब से ये नाली बना है तब से सफाई नहीं हुआ और इसके कारण क्या हुआ कि पूरा नाली जाम है। अब नगर निगम एक्शन लिया है बहुत जैसे, तो अब सभी नाली को सफाई किया जा रहा है ताकि बरसातों के दिनों में दिक्कत ना हो। जहाँ जहाँ बरसात में जल जमाव है वहाँ मैं फिजिकल जा रहा हूँ, वहाँ के पार्षद को बुला रहा हूँ और नगम की टीम हमारे देख रहे हैं कि उतना ही ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। पहला टारगेट है कि विकास काम पहले नली से शुरू होगा और नाली की हम सफाई बृहद पैमाने पर करा रहे हैं। खबर लोहरदगा से, जहां पुलिस लाइन में तैनात हवलदार सुरेंद्र नाथ टुडू की तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक हवलदार 1993 बैच के पुलिसकर्मी थे और मूल रूप से धनबाद जिले के टुंडी के रहने वाले थे, जिनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मृतक जवान के सम्मान में लोहरदगा पुलिस लाइन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और 5 राज्यों में हुए चुनाव और नतीजों का असर क्या झारखंड में भी देखने को मिलेगा? सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की नजर अब सिर्फ झारखंड पर टिकी है। वजह बिल्कुल साफ है, गंगोत्री से गंगा सागर तक के मिशन में झारखंड डीप पैच साबित हो रहा है और अब झारखंड मिशन लोटस का सबसे अहम टारगेट बनता दिख रहा है। मिशन लोटस में झारखंड डीपी पैच, बंगाल चुनाव का झारखंड पर पड़ेगा असर। झारखंड में बीजेपी के बदले बदले तेवर। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी का परिणाम भले ही झारखंड की मौजूदा सियासत में असर डालता नजर न आ रहा हो, लेकिन इसने बीजेपी की सुनामी का रुख एक बार फिर मोड़ जरूर दिया है। वजह बिल्कुल साफ है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक के मिशन लोटस की राह में एक झारखंड ही है जो हरे रंग के डीपी पैच की तरह बीजेपी की नजरों में खटकने लगी है। झारखंड की सियासत में क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच पहले से ही प्रतिस्पर्धा बनी हुई है और अब इसी बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने बदलाव के कयासों को और भी हवा दे दी है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इसे बारीकी से देख रहा है और बहुत जल्द एक राजनीतिक परिवर्तन और राजनीतिक धारा आएगी और हम उसके विशेष कार्य प्रणाली के माध्यम से, विशेष योजना के तहत ये जो सामाजिक दुराव या भ्रम की स्थिति आई उसको दूर करके फिर से झारखंड को बीजेपी के मूल धारा में लाने में सफल हो जाएंगे। बंगाल में अपनी ताकत का एहसास कराने के बाद बीजेपी के तेवर झारखंड में भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पार्टी राज्य में संगठन विस्तार के साथ चुनावी मुद्दों को धार देने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि जेएमएम ने बीजेपी के बयानों को तवज्जो न देने की बात कही है। झारखंड की राजनीति पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसाम में तो हमने जो मेहनत की उसका हमको एक सकारात्मक फल मिला। बंगाल में मैंने कल भी कहा था कि वो चुनाव ही लगभग असंवैधानिक है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी संख्या को वोट देने से वंचित रखा। कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत से ताल ठोंका। साल 2006 के बाद कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 292 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर जेएमएम ने कांग्रेस पार्टी के बदले टीएमसी के लिए प्रचार किया। कांग्रेस को इसका मलाल तो रहा, लेकिन कांग्रेस ने इसका असर झारखंड की सियासत पर नहीं पड़ने की बात कही थी। बंगाल की चुनाव का असर झारखंड की सियासत पर कुछ नहीं है। झारखंड पहले भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां ऑपरेशन लोटस को कुचला गया, जहां ईडी और सीबीआई को भी रास्ता दिखाने का काम किया गया। तो गठबंधन पूरी तरह मजबूत, गठबंधन पूरी तरह एकजुट, तो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा कभी भी हम सफल नहीं होने देंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की इस राजनीतिक जीत का झारखंड की राजनीति पर कितना और कैसा असर पड़ता है। आने वाले समय में राज्य की सियासत किस दिशा में जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में महंगाई के खिलाफ जेएमएम का आंदोलन। जेएमएम ने तैयार की आंदोलन की रूपरेखा। महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर यह प्रदर्शन होगा। बढ़ती कीमत के खिलाफ सड़क पर उतरेगी पार्टी। गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी और महंगाई को गंभीर मुद्दा बता रही है जेएमएम। तो इसी को लेकर रांची से बड़ी खबर है। झारखंड में महंगाई के खिलाफ जेएमएम आंदोलन पर उतरने वाली है। जेएमएम ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली। महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर यह प्रदर्शन होगा। बढ़ती कीमत के खिलाफ सड़क पर उतरेगी जेएमएम। गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी और महंगाई को गंभीर मुद्दा बना रही है जेएमएम।